किसी भी एनएफटी प्रोजेक्ट के अंदर अपना पैसा डालने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये वो एग्जैक्टली चीज़ें होती हैं जो आपका पैसा डूबने से बचा सकती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। आज की हमारी 5th वीडियो है एनएफटी फ्री कोर्स की, और इसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग किसी भी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इससे पहली वाली वीडियोस के अंदर हम लोग सारा कुछ तरतीब में सीख चुके हैं कि कैसे हमने वॉलेट क्रिएट करना है, कैसे हमने किसी भी मार्केटिंग प्लेस के ऊपर जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करके कोई भी एनएफटी परचेज करना है। तो अब सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ आता है वो ये आता है कि प्रोजेक्ट हम कौन सा सेलेक्ट करें जिसके अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं और आपको वो फैक्टर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। मैं अगेन एक चीज़ बताता चलूँ, कोई भी इसमें से चीज़ आपने मिस कर दी तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपने उस फैक्टर को इग्नोर कर दिया है। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो देख लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेशक पे वीडियो को यहीं पे कट ऑफ कर दें, क्रॉस कर दें, क्योंकि अदरवाइज़ आपको नुकसान भी हो सकता है। अदर देन डैट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक पेन पेज लेके बैठ जाएं, जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसकी एक आउटलाइन सिर्फ बना के लिखते जाएं, ताकि आपको पता होगा कि मैंने क्या चीज़ करनी है, किस चीज़ को मैंने या किस फैक्टर को मैंने वेरीफाई करा लिया, किस फैक्टर को मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं करवाया। तो चलें करते हैं वीडियो का स्टार्ट। जिस भी किसी प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये अपना माइंडसेट बनाना होता है कि आपने किस चेन के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है। मैंने आप लोगों के साथ पहले डिटेल में 3 चेन्स का आपको रिकमेंड किया था, सोलाना, एथेरियम एंड बिटकॉइन। इन 3 चेन्स के अलावा आपने किसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक चेन सेलेक्ट करनी है कि आप किस चेन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उस चीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि उस चेन का बेसिकली फ्यूचर क्या जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन के ऊपर जो ऑर्डिनल्स होते हैं, एनएफटीज होते हैं, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, अगर आपको पता है कि फ्यूचर में अनकरीब या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ऊपर जाने वाली है, इट मीन्स अब ये वो राइट टाइम है जिस वक्त आपको बिटकॉइन के रिलेटेड एनएफटीज खरीदने चाहिए। इसी तरह अगर आपको लगता है कि सोलाना का कोई ऐसा सीन हो रहा है, कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है या कोई भी ऐसा सीन होने जा रहा है जिससे सोलाना या एथेरियम की प्राइसेस ऊपर जाने वाली है, तो बेसिकली इट इज़ द राइट टाइम कि जिस वक्त आपको सोलाना या एथेरियम बेस्ड एनएफटीज़ को ख़रीदना है। तो अब सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट बनाना है, उस चेन को ऑब्जर्व करना है कि आप किस चेन के अंदर एनएफटीज़ खरीदने जा रहे हैं, उस चेन का पास्ट क्या रहा है, उस चेन का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसको थोड़ा बहुत आपने एनालाइज करना है। और उसके बाद जाके आपने एक चेन सेलेक्ट कर लेनी है कि आप इस स्पेसिफिक चेन के ओरिएंटेड कोई भी प्रोजेक्ट उठाएंगे, उसके अंदर अपना पैसा डालेंगे, उसके ओरिएंटेड एनएफटीज़ खरीदेंगे। तो सबसे पहली क्या चीज़ होगी, चेन सेलेक्ट करनी है, चेन को एनालाइज करना है कि उसका पास्ट क्या था, उसका फ्यूचर क्या होगा। आप लोगों को इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना है कि क्या इसमें कोई पॉजिटिव ट्रेंड्स, आपको पॉजिटिव कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर आती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट टॉप पे जा रहे हैं आपने उनकी स्टडी करनी है। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट आप टॉप वाला उठाते हो, जिस तरह मैंने आप लोगों को मैजिक ईडन और ओएक्स पे दिखाया था, लिस्टिंग आ रही होती है। मिसाल के तौर पे आप मैजिक ईडन के ऊपर जाके एनएफटीज परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे लिस्टिंग आ रही होती है, एथेरियम के ये टॉप के प्रोजेक्ट हैं, सोलाना के ये टॉप 10 प्रोजेक्ट हैं, टॉप 100 प्रोजेक्ट हैं। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपने किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालना है कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालना है जो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। अब इन दोनों के अंदर सिनेरियोज मुख्तलिफ होते हैं। अब नए प्रोजेक्ट के अंदर जब आप पैसा डालते हैं तो आपको पहले उस प्रोजेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है कि उस प्रोजेक्ट में वाकई ही ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं है। वो वाली चीज़ आपकी कवर अप हो जाती है अगर आप किसी ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने टॉप 10 प्रोजेक्ट उठाए, उसमें से आपको पता है कि ये पहले ही सेल्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका फ्यूचर ब्राइट है, तो आप उसके अंदर पैसा डालते हो। उसमें भी पैसा डालने का राइट टाइम ये होता है कि आप उसके ट्रेंड्स को देखो कि किस वक्त वो अपनी लोवेस्ट प्राइस पे आएगा, उस लोवेस्ट प्राइस पे आपने एनएफटीज़ खरीदे हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई एक एनएफटी, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में एज़्यूकी दिखाया था आपको, जो एथेरियम पे वन ऑफ द टॉप ट्रेंडिंग एनएफटी है। अब मिसाल के तौर पे एज़्यूकी ने लास्ट 1 मंथ के अंदर 200% प्रॉफिट जनरेट किए हैं, प्रोग्रेस किया है। अब वो मीन्स ये कि अपने इस वक्त पीक पॉइंट पे जाता जा रहा है, ऑल टाइम हाई पॉइंट पे जा रहा है। ऑल टाइम हाई पॉइंट पे जा रहा है तो आपने उस वक्त किसी भी ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट या टॉप प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं डालना। बेसिकली ये वही टाइम होता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइसेस नीचे आने लग जाएंगी। आपने कोशिश करना है कि अब देखिए, आपको पता भी है कि आपने इस प्रोजेक्ट के एनएफटीज़ खरीदने हैं, तो कोशिश करें उस प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करें, वेट करें कि जब उसकी थोड़ी सी प्राइसेस नीचे जाएंगी, कंपैरेटिवली ट्रेंड देखें कि मिसाल के तौर पे इस वक्त मंथ में पूरे
और ऑल अराउंड द मंथ जो है 30 के 30 दिनों में सबसे लोएस्ट प्राइस आज है इस एनएफटी की, तो ये वो बेसिकली राइट टाइम होगा जब आपने वो वाले प्रोजेक्ट का एनएफटी ख़रीदना है, बजाय इसके कि वो जिस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे गया हुआ है आप वहाँ पे जाके उस मैक्सिमम प्राइस पे जाके एनएफटी ख़रीद लें। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने माइंडसेट बनाना है कि आपने नए प्रोजेक्ट के एनएफटीज़ खरीदने हैं या आपने ऑलरेडी डेवलप्ड या ग्रोन प्रोजेक्ट के एनएफटीज़ खरीदने हैं। डिफरेंस ये होता है कि जो नए प्रोजेक्ट होते हैं शुरू में एनएफटी सस्ते होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। जो पहले ही वेरी वेल ग्रोन प्रोजेक्ट है उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, $1000, $2000, $20000 के भी एक एनएफटी सेल आउट हो रहा होता है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है कि आपका मार्जिन कितना है इन्वेस्टमेंट का, उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि आपको नए प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालना चाहिए या किसी पुराने प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे तब जब आप किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नए प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालते हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती कि जो वो किसी हैवी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल सके। तो अब आप एज अ बिगनर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल रहे हो तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है उसकी वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे विज़िट करनी है, उसका वाइट पेपर पढ़ना है। वाइट पेपर बेसिकली कहते हैं कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर किसी भी प्रोजेक्ट ने अपनी A to Z डिटेल दी होती है कि मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, इस रीज़न से कर रहा हूँ, ये हमारी टीम है, इसके ये यूटिलिटीज़ आपको मिलेंगी, ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको मिलेंगे और ये हम लोग इसका रोड मैप है, इस टाइप का इसका फ्यूचर होने वाला है। मीन्स ये कि आपने प्रोजेक्ट को पूरा एनालाइज करना है कि भाई साहब प्रोजेक्ट में मैं पैसा डाल रहा हूँ क्या वाकई ही इसके फाउंडर्स बाद में इसके ऊपर मेहनत करेंगे और प्रोजेक्ट की ग्रोथ के चांसेस होंगे या नहीं होंगे। ज़्यादातर जो मैं आप लोगों को रोकता हूँ कि BNB और ये जो दूसरे है पॉलीगॉन वगैरह पे पैसा ना डालो, ये चेन्स बहुत ही ज़्यादा चीपर क्वालिटी की हैं, बहुत ही ठंडे किस्म के प्रोजेक्ट्स इनके ऊपर आते हैं। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि भाई साहब वो सिर्फ NFT प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोग ना उनके वाइट पेपर पढ़ते हैं ना वेबसाइट देखते हैं, उसके अंदर सिंपली जाके 10-12 NFTs ख़रीद लेते हैं। अब उनको लगता है सस्ते सस्ते NFTs खरीद लिए फ़ायदा हो गया है। यही सबसे बड़ा नुकसान है कि उन्होंने जो NFT बेचने थे वो बेच लिए हैं। जब वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, कोई फ्यूचर लॉन्चेस के प्रोमिसेस नहीं करेंगे, नया इन्वेस्टर उनके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आएगा। जब नया इन्वेस्टर उनके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आएगा तो इट मीन्स जो आपने NFTs खरीदे हुए थे उनकी वैल्यू कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। और डेफिनेटली जब ऊपर नहीं जाएगी, ना कोई नया इन्वेस्टर आ रहा होगा, तो वो NFTs आपके वॉलेट में ही ताहयात पड़े रह जाएंगे, उनको नया ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा। ये वन ऑफ द मेजर केसेस होते हैं कि NFTs की परचेज और सेल में ये फेलियर्स आते हैं कि लोग गलती ये करते हैं कि वो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डाल देते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता। और फ्यूचर आपने कैसे डिटरमिन करना है, उसमें दी फर्स्ट टॉप मोस्ट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जाके उनकी वेबसाइट देखते हो कितनी प्रोफेशनल है, दूसरे नंबर पे उनके वाइट पेपर को स्टडी करते हो। वाइट पेपर की स्टडी भी जब आप लोगों ने करनी है तो उसमें ना थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ें देखनी है। मिसाल के तौर पे कुछ प्रोजेक्ट्स ने ऐसी लंबी लंबी छोड़ते जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम चांद को ज़मीन पे ले आएंगे। आपको पता है कि भाई साहब रियलिस्टिक होकर आपने देखना है, चांद को ज़मीन पे ये प्रोजेक्ट नहीं ला सकता। कोई ऐसे अनरियलिस्टिक किस्म के वो प्रोमिस कर रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकते, तो आपने उसको थोड़े दूर रहना है ख़ुद को। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे डालना है जिनके थोड़े रियलिस्टिक टाइप के प्रोमिस हों, आपको लगे कि यार ये वाकई उसी तरतीब के चल रहे हैं, इनका रोड मैप थोड़ा रियलिस्टिक है, इन्होंने जो स्टैट शेयर किए हैं वो बिल्कुल ही ट्रू हैं, रियल है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक जो सा पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में ग्रो करेगा और अपने प्रोमिस के ऊपर अमल करेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ कि 2021, 22 और 23 के अंदर NFTs की मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गई थी। उसमें नीचे जाने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने प्रोमिस किए थे कि वो आपको फ़लाँ किस्म की यूटिलिटीज़ देंगे और वो अपने प्रोजेक्ट जो से अपनी बात से मुकर गए और अपने प्रोजेक्ट्स को डंप करके खाली छोड़ के फजूल में चले गए। प्रोजेक्ट को डंप करने का मतलब ये है कि जब उनके ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो बात नहीं करेंगे कि वो फ्यूचर में क्या अपडेट्स ला रहे हैं, इट मीन्स कि लोग नए जो से उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो उस NFT के मार्केट के अंदर डिमांड ज़ीरो हो जाएगी। जब ज़ीरो हो जाएगी तो इट मीन्स आप उस NFT को रीसेल नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप वाइट पेपर में पढ़ें तो उसको रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे सोचते हुए समझते हुए आपने पढ़ना है। ऐसे ही नहीं पढ़ लेना कि भाई साहब वाओ इन्होंने लिखा हुआ है कि जो जो हमारा NFT खरीदेगा हम उसको चांद पे लेके चले जाएंगे। ये पढ़ के खुश नहीं हो जाना कि भाई साहब ये तो टॉप नॉच प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मुझे पैसा डालना चाहिए। तो रियलिस्टिक ग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए आपने उनका वाइट पेपर पढ़ना है, उनकी वेबसाइट को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। तो ये हमारा था
थर्ड या फोर्थ स्टेप वट एवर इट वॉज। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आ जाता है आपने इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखना है। बेसिकली जितने भी क्रिप्टो स्पेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सोशल मीडिया हैंडल यूज़ किया जाता है वो ट्विटर को यूज़ किया जाता है। तो आपने रेगुलर बेसिस को ट्विटर को फॉलो अप लाजमी करना है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर हर एक प्रोजेक्ट अपनी अपडेट शेयर करता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट डाली, कितने सेलर्स आ गए, कितने बायर्स आ गए, वो क्या करने जा रहे हैं, क्या उनकी न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं, किस टाइप की वो कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। तो आपने खुद को अप टू डेट रखना है। मिसाल के तौर पे आपने XYZ कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जिसके अंदर आप पैसे डाल रहे हैं, आप जाके उनका ट्विटर विजिट करें कि उनको कितनी इंगेजमेंट आ रही है, कितने लोग एक्साइटेड है उनके प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालने के लिए। आपको उनकी नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स और इंगेजमेंट बता देगी कि ये कितनी बड़ी इनकी कम्युनिटी है जो इसके अंदर पहले ही पैसा डाली बैठी है या डालने वाली है। इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए, थोड़ा बहुत ही मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है जिस प्रोजेक्ट की ज़्यादा हाइप होगी, ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी, ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी से मुराद ये है कि ज़्यादा उनके पास इन्वेस्टर्स हैं पॉसिबली, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी, ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे, इट मीन्स के अगर आप वो NFT थोड़े पैसों पे भी मिल रहा है तो वो फ्यूचर में उसके ज़्यादा पैसों पे बिकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी ऑब्ज़र्व करना है कि आपने देखना है कि कितने रेगुलर है वो प्रोजेक्ट उस अपनी जो NFTs है उनके रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करने में ट्विटर के ऊपर। मिसाल के तौर पे वो रेगुलर बेसिस पे अपनी कम्युनिटी को इंगेज करते हैं, नहीं करते। अब वो ट्विटर के ऊपर कोई आपको अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं या क्या आजकल प्रोजेक्ट के रिलेटेड उनके डेवलपर्स कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है और ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है कि जब आप लोग ट्विटर के ऊपर जाके खुद को अपडेट रखेंगे। ट्विटर तो हो गया पाकिस्तान में बैन, तो आपने सिंपली कोई भी फ्री VPN यूज़ करके खुद को ट्विटर के ऊपर ऑनलाइन रख सकते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन दी एंड जो सबसे आखिर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आ जाती है कोलैबोरेशंस। जितने भी अच्छे NFT प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े नाम हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बड़े बड़े ऑलरेडी ग्रॉन प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे एक अच्छी चीज़ ये भी होती है कि आप उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट स्टडी करो, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को जाके ऑब्जर्व करो कि उन्होंने पास्ट में किन किन प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन किया है या वो किस किस प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। मैं ये चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ कि जो भी प्रोजेक्ट कोलैबोरेट करता है वो बेसिकली किसी दूसरे प्रोजेक्ट को जिनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हारी कम्युनिटी को 10 फ्री NFTs दूंगा, 20 फ्री NFTs दूंगा। और जब वो किसी और कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो वो एक किस्म की उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी आंखों में भी, उनकी नज़रों में भी आ जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है जब भी कोई कोलैबोरेशन होता है उस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है। तो आपने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना है कि आप जो NFT प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल रहे हैं उनके कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अच्छे कोलैबोरेशन चल रहे हो, वो दूसरे प्रोजेक्ट्स को अपने NFT या वाइटली स्पॉट ऑफर कर रहे हो। तो इस चीज़ को भी आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। तो गाइस आप लोगों को मैंने डिटेल में मल्टीपल फैक्टर्स बता दिए हैं कि जो मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ किसी भी NFT प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालने के लिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर बताता चलूँ कि आप लोग इसमें से किसी भी चीज़ को स्किप कर जाओगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करने जा रहे हो, आपने उसके ऊपर ये सारे के सारे फैक्टर लिख के रखो कि आपको कौन सा फैक्टर जो सा है इसको वेरीफाई कर रहा है और कौन सा फैक्टर इसको निगेट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि 2-3 आपके फैक्टर्स आएंगे, प्रोजेक्ट कोई अच्छा फ्यूचर नहीं दिखा रहा है, इसके अच्छे कोलैबोरेशन नहीं है, इसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, तो वहाँ पे पैसा ना इन्वेस्ट करो, रुक जाओ, अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा लो, थोड़ी सी और रिसर्च कर लो। एक और मैं आपको बताता चलूँ कि ये किसी के कहने पे आपने पैसा नहीं डाला। अब मिसाल के तौर पे मैं भी आपको कहता हूँ कि यार ये एक NFT प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जाके पैसा डाल लो, बिल्कुल नहीं डालना। आपने जिस प्रोजेक्ट के अंदर भी पैसा डालना है, चेकलिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, इस चेकलिस्ट को आप लोगों ने फॉलो अप करते हुए सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उसके अंदर पैसा डालना है। किसी के कहने के अंदर या किसी के कहने के ऊपर आप लोगों ने किसी भी NFT प्रोजेक्ट के अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये जो सारी एडवाइसेस थी आप लोगों ने कोशिश करना है इसको फॉलो अप करना है। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों को गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर आप इन सारी एडवाइसेस को फॉलो कर लेते हैं। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई भी सवालात हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद इस अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाइव एक ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा जिसमें मैं एक NFT ख़रीदूँगा ताकि आपको पता होगा कि स्टेप बाय स्टेप NFT ख़रीदा कैसे जाता है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके सवालात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।